नमस्कार। आज हम इसरो के एक हालिया मिशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। PSLV-C61 जो EOS-09 सैटेलाइट ले जा रहा था। 18 मई को लॉन्च हुआ पर सफल नहीं हो पाया। हमारे पास कुछ इसरो के दस्तावेज हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं। इनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये EOS-09 क्या था, मिशन में हुआ क्या, और इसरो के अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। मतलब सिर्फ खबर नहीं, इसके पीछे की जो तकनीक है, जो पूरा संदर्भ है, उसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले ये EOS-09 ये था क्या असल में? कोई छोटा सैटेलाइट तो नहीं लग रहा वजन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करीब 1700 किलो का, मतलब 1796 किलो सटीक वजन था इसका। और ये एक सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे सार कहते हैं, वो सैटेलाइट था। सार? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसका काम है पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना। और खास बात ये कि दिन हो, रात हो, मौसम कैसा भी हो, बादल हो, ये तस्वीरें ले सकता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल, खासकर खेती, जंगल, जो आपदा प्रबंधन होता है, और रक्षा निगरानी, इन सब के लिए। असल में ये 2022 में जो सफल EOS-04 भेजा गया था ना, उसी का एक तरह से फॉलोअप था। समझिए, उसी की क्षमताओं को और बढ़ाना था। हाँ, और ये जो सार तकनीक है, यही से खास बनाती है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, भारत जैसे देश में जहाँ मानसून महीनों तक छाया रहता है, बादलों के पार देखने की ये क्षमता कितनी अहम है। इससे हमें लगातार निगरानी मिलती है, जो आम ऑप्टिकल सैटेलाइट्स नहीं दे पाते। सही कहा। तो EOS-09 इसी सी बैंड सार क्षमता को और मजबूत करने वाला था। ये बैंड मौसम और जमीन की नमी वगैरह के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा, और इसे भेजना कहाँ था? कोई खास ऑर्बिट? हाँ, इसे 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, मतलब SSPO, में स्थापित करना था। SSPO, ये क्या होता है? SSPO यानी सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट। मतलब ये कि सैटेलाइट पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से गुजरते हुए लगभग एक ही लोकल टाइम पर होगा। इससे क्या होता है कि जब तस्वीरें ली जाती हैं तो सूरज की रोशनी का एंगल लगभग एक जैसा रहता है, जिससे तस्वीरों की तुलना करना आसान हो जाता है। समझ गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड और कारगर ऑर्बिट है। हाँ, और रॉकेट, वो तो अपना जाना माना PSLV था। हाँ, इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV, और उसका भी एक्सेल संस्करण, जिसमें 6 बूस्टर लगे होते हैं ज्यादा वजन ले जाने के लिए। ये PSLV की 63वीं उड़ान थी और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की 27वीं। तो मतलब रॉकेट पर तो पूरा भरोसा था। तो फिर सब कुछ सही लग रहा था। भरोसेमंद रॉकेट, तय ऑर्बिट, गड़बड़ कहाँ हुई? लॉन्च तो सुबह ठीक हुआ था ना, 5:59 पर। हाँ, लॉन्च बिल्कुल सही था। श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ एकदम सामान्य रहा। पहले 2 चरण भी एकदम प्लान के मुताबिक गए। दिक्कत आई तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या हुआ वहां? इसरो चेयरमैन का जो शुरुआती बयान आया, उसके मुताबिक तीसरे चरण के परफॉर्मेंस में, मतलब उसके काम करने में, एक असामान्यता देखी गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि मिशन अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाया। और इसरो का रिएक्शन क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फौरन, मतलब बिना देर किए, विफलता की पुष्टि की और एक जांच समिति भी बना दी है। अच्छा। अब ये समिति पूरी जांच करके बताएगी कि तीसरे चरण में असल में क्या तकनीकी दिक्कत आई थी। पूरी डिटेल्स तो खैर जांच के बाद ही आएंगी, लेकिन ये जो तुरंत एक्शन लेना है ना, ये दिखाता है कि उनकी प्रक्रियाएं कितनी परिपक्व हैं। अगर हम इसरो के पूरे EOS प्रोग्राम को देखें, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का जो ये पूरा सिलसिला है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, ये EOS सीरीज में तीसरी विफलता है। EOS-01, 04, 06, 07 और 08 तो कामयाब रहे, लेकिन आपको याद होगा 2021 में EOS-03 वो GSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक स्टेज में दिक्कत आने से फेल हो गया था। हाँ, याद है। और उससे पहले EOS-2, जिसे इसरो के नए छोटे रॉकेट SSLV से भेजा जाना था, वो रॉकेट में कुछ वाइब्रेशंस की समस्या के कारण ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया था। पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विफलता PSLV के साथ हुई है, जिसका रिकॉर्ड 95% से ज्यादा सफलता का है। तो PSLV के लिए ये एक दुर्लभ घटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विफलताएं हैं, वो चाहे वो GSLV में हो या शुरू के SSLV में या PSLV में, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि स्पेस मिशन कितने मुश्किल होते हैं।
हर बार एक नई चुनौती। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हर लॉन्च अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें ज़रा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसरो ने पिछली असफलताओं से सीखा है। जैसे जीएसएलवी के क्रायोजेनिक स्टेज की जो प्रॉब्लम थी, उसे ठीक किया गया। एसएसएलवी ने भी बाद में सफल उड़ानें भरी। हाँ, ये तो है। तो उम्मीद यही है कि पीएसएलवी में जो भी ये दिक्कत आई है, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये EOS-09 जो नहीं पहुंच पाया, इसका फौरी असर क्या होगा? क्या हमारी जो सार निगरानी क्षमता है, उस पे कोई बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, एक अस्थायी कमी तो आएगी ही। जो डेटा EOS-9 से मिलने की उम्मीद थी, वो अब नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें जो हमारा मौजूदा EOS-4 सैटेलाइट है, उस पर और शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिलने वाले डेटा पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। लेकिन इस समय बहुत बड़ा धक्का शायद न कहूं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें, तो नासा और इसरो का एक साझा मिशन है, निसार। हाँ, निसार के बारे में काफी चर्चा है। बिल्कुल, वो L और S बैंड सार क्षमताओं वाला, मतलब EOS-9 से भी कहीं ज्यादा एडवांस सैटेलाइट होगा, और उसके इसी साल मतलब 2025 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अच्छा, तो वो कमी पूरी हो जाएगी? हाँ, तो EOS-9 का ना होना यकीनन एक नुकसान है, पर निसार के आने से न सिर्फ ये कमी पूरी होगी, बल्कि हमारी क्षमता और बढ़ जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जांच पूरी होने तक पीएसएलवी की अगली उड़ानें शायद रुकी रहेंगी, पर इसरो के बाकी मिशन तो चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक झटका जरूर है, पर शायद उतना बड़ा नहीं जितना पहली नजर में लग सकता है। इसरो की जो प्रक्रियाएं हैं वो मजबूत हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। मुख्य बात यह है कि इसरो पारदर्शिता बरत रहा है, जांच कर रहा है और उनके पास भविष्य की ठोस योजनाएं जैसे निसार मौजूद है। ये विफलता हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण कितना अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन ये इसरो के जो लंबे समय के लक्ष्य हैं, उन्हें शायद ही पटरी से उतार पाएगी। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में हम सब मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, निगरानी, इन सब चीजों के लिए सैटेलाइट्स पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं ना। कभी सोचिएगा कि जब कोई एक जरूरी मिशन इस तरह कामयाब नहीं हो पाता, तो दुनिया भर में इसका असर कम करने के लिए क्या बैकअप प्लान होते होंगे? कैसे मैनेज किया जाता होगा ये सब? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।